नरेंद्र मोदी को भी लगने लगा हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। दोबारा सुनिए, नरेंद्र मोदी को भी लगने लगा है हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। सोनीपत की रैली में नरेंद्र मोदी के चेहरे की चमक ही गायब दिखी। आज इसी विषय पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीनू जैन जी, देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक। आज का दिन खास तौर से महत्वपूर्ण कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की रैली हरियाणा में चल रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की रैली जम्मू में। राहुल गांधी की एक और रैली होनी है तो 3:30 बजे के करीब, वो कश्मीर में होगी। लेकिन खास बात क्या है, मैंने तो दोनों भाषणों को सुना। हालांकि कॉन्करेंट टाइम भी कुछ था, लेकिन उस समय भी मैं दोनों भाषणों को कान में सुन रहा था। एक जगह ज्यादा कंसंट्रेशन दे के, एक जगह कम। तो वो सारी चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले नरेंद्र मोदी जी के भाषण की बात करते हैं। वो हरियाणा में सोनीपत में आए। अमेरिका से लौटने के बाद पहली रैली थी। लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मोदी ने मैदान छोड़ दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि नहीं, हमने मैदान नहीं छोड़ा है, हम मैदान में हैं। लेकिन आज बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे। जैसे कंगना ने किसानों के खिलाफ बोला, फिर उस पर उस यू टर्न भी आ गया। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने भी किसानों के खिलाफ बोला कि जो सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं वो किसान है ही नहीं, और बवाल मचा हुआ। इसका मतलब है कंगना अपने मन से कुछ नहीं बोल रही है। कंगना पूरे उस इकोसिस्टम के हिसाब से हेट स्पीच, डिविजिव पॉलिटिक्स, जो बीजेपी का कैरेक्टर है, उसी को वो इंडोर्स कर रही है, उसी को वो आगे बढ़ा रही है। लेकिन मैं लौटता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आज भी बहुत बड़ी बात कह दी, जहां से मैंने हेडलाइन ली है। वो उनकी भाषण, उनकी बाइट सुन के ऐसा लगता है कि उनको भी ये लगने लगा है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। एक बात जिस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। दूसरी एक बात और बात जो मुझे बहुत अनोखी लगी, वो ये कि जम्मू कश्मीर में जाकर के नरेंद्र मोदी धारा 370 और 356 की बात करें तो बात समझ में आती है। हरियाणा में खड़ा होकर के धारा 370 और 35A इस सब की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा से वो भाषण जम्मू कश्मीर के लिए नहीं दे रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि आज वहां वोटिंग है तो वहां दे रहे हैं, नहीं। वो दरअसल एक अजीबोगरीब स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। आप जब हरियाणा में हैं तो जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, और जम्मू कश्मीर में जाइए तो किसी और की बात करने लगिए। तो मूलभूत मुद्दा, थोड़ा सा राहुल गांधी की भाषण से कंपेयर कर लें तो राहुल गांधी के भाषण में बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर का विकास कैसे होगा, उसको स्टेटहुड कैसे दिया जाएगा, और जिस तरीके से अंबानी अडानी के लिए पूरे देश में पूरा इकोसिस्टम बन गया है, हर काम के लिए हमें अंबानी टैक्स और अडानी टैक्स और इस उद्योगपति का टैक्स और उस उद्योगपति का टैक्स देना पड़ रहा है। इन सारी बातों को उन्होंने रखा, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात की। लेकिन इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी बात करते नजर नहीं आए। पर सबसे पहले हम वो बाइट सुनाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गलती से अगर कांग्रेस आ गई तो ये आपसी झगड़े में हरियाणा का बंटा ढार कर देगी। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि कांग्रेस आपसी झगड़े में क्या करेगी। आपसी झगड़े में के बिना तो ये हाल, जो आपसी झगड़ा बीजेपी का है वो तो सलट नहीं रहा है। मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह और तमाम लोग जो बीजेपी के अलग अलग गुट के नेता हैं, नायब सिंह सैनी, इनको तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। लेकिन हम अभी जवाब नहीं देंगे। अभी मैं बाइट आपको सुनाना चाहता हूं, बाइट सुनिए। झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर रखना भाइयों। हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना,
गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। पूरा हरियाणा देख रहा है। लेकिन इस बाइट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको सुनाना चाहते थे और बताना चाहते थे वो यही कि आज नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस आ सकती है। वो कह रहे हैं कि गलती से भी एक एहतियातन वर्ड बोला जाता है। अब वो कैसे बोलेंगे कि कांग्रेस आ रही है, तो वो उसमें एक एहतियात लगा देते हैं कि गलती से भी अगर कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस आने की आहट जो है नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क पर पहुंच गई है। उनकी जुबान पर आ गई है बात कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। अब ये बहुत बड़ी बाइट है। पूरे भाषण का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यही है। और मीनू जी, आपके सामने आता हूं, कैसे इसका मतलब निकालती हैं आप? इसका मतलब मैं आपको 1 मिनट बाद बताऊंगी। पहले मैं 370 वाली बात पे कह दूं। मोदी, आपने कहा कि भाई शायद वो हरियाणा में जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और जब जम्मू कश्मीर में हो तो हरियाणा की बात करेंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी। उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। वो इस टाइम हरियाणा में खड़े हैं और उनको पता है जम्मू कश्मीर में पोलिंग जारी है, तो उसके लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी देख लीजिएगा, आप कांग्रेस पहुंचेगी चुनाव आयोग के दफ्तर कि आप धारा 370 के विपक्ष में वहां खड़े होकर बोल रहे हैं, और उस राज्य में जहां उसी मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, और मुद्दे भी हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन धारा 370 पे जनता का जनमत संग्रह हो रहा है एक तरीके से वहां पे। तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये 370 पे जनमत संग्रह है, और उसी के ऊपर आप मोदी जी हरियाणा की चुनावी सभा से वह सरासर उल्लंघन कर रहे हैं चुनाव संहिता का। और कांग्रेस अवश्य जाएगी और जाना भी चाहिए। देखते हैं चुनाव आयोग क्या उनको कदम उठाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस आ रही है। देखिए, ये तो आपके यहाँ आपने कई समय से सर्वे भी दिखा रहे हैं आपके चैनल्स पे और भी चैनल्स पे जो सोशल मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं, और जो जमीनी सच्चाई बता रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही है, कि उसमें ये तो मैं नहीं कह सकती कि क्लीन स्वीप है या 80 सीट आ रही है, 70 आ रही है, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जो मैं दूर से जो खबरें आ रही है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके हिसाब से सरकार वहां डेफिनेटली कांग्रेस की बनने वाली है। और जो इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ आएगी तो देख लो अभी भी टाइम है, मतलब वो आपस में ही लड़ेंगे। तो मोदी जी का जो कहने का है तात्पर्य है कि उसमें डेफिनेटली देखिए, जो आप मोदी जी ने हरियाणा चुनाव में, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है इनका, जहाँ की 2 बार से सरकार इन्हीं की थी, और इतना परेशान हो गए कि अंत में मुख्यमंत्री तक बदला। तो इसका मतलब आप अंदाज लगा लीजिए कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए हरियाणा का चुनाव जीतना। लेकिन अभी आप जो देखेंगे कि जो वहां मोदी जी जिन मुद्दों को वहां एड्रेस कर रहे हैं, वहां बेटियों की बात कर रहे हैं, मतलब, और खिलाड़ी बेटियों की, मतलब वो किस मुंह से उनको अगर बात करनी भी थी तो कोई और तरीका निकाल लेते। वहां जो बैठी है भीड़, उन सबको पता है कि आपने खिलाड़ी बेटियों के लिए क्या किया है। वो खिलाड़ियों के लिए, बेटियों के लिए बात कर रहे हैं। वो परिवारवाद पे तंज कस रहे हैं कांग्रेस के, और अपने आप खुद देवीलाल के परिवार के साथ हाथ मिलाया हुआ है, और बंसीलाल की बेटी को टिकट दिया हुआ है, विष्णु वो भजन लाल जी के बेटे को, उनको सबको टिकट दिया हुआ है। खुद उनके यहाँ पूरा खुला खेल हो रहा है परिवारवाद का। और मोदी जी को चाहिए कि आप परिवारवाद के बारे में क्रिटिसिज्म करना बंद करें, क्योंकि उनके पार्टी में खुलेआम दिखाई देता है सबको कि किस तरीके से परिवारवाद की बात हो रही है। रही बात, वो तो दामाद जी की बात कर रहे थे कि दामाद जी का खेल होता रहा यहाँ पे। अरे भाई, 10 साल से आप सरकार है आपकी यहाँ भी और राज्य में भी। दामाद जी को जेल भेजते ना, अब तक क्यों नहीं भेजा आपने जेल? बस खाली चुनाव के टाइम दामाद जी करके लोगों को बरगलाना कि भाई ये हुआ था और वो हुआ था। जो हुआ था तो फिर आप इतने लोगों को आपने ईडी के जरिए अंदर कर दिया और जेल में डाल दिया और अरेस्ट कर लिया इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, तो दामाद जी को भी कर देते। यहाँ खड़े होके क्या बोले? देखिए, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है मोदी जी की। मोदी जी चाहे भ्रष्टाचार पे बोले तो पब्लिक, क्योंकि हरियाणा में प्रेम जी, हरियाणा की जो मानसिकता है ना, जो लोगों की, वो खाटी होते हैं लोग और मुंह फट।
अरे भाई क्या बोल रहा नगराज है तो वो उसमें वो सामने कह देते हैं कि क्या बात करने लग रहा तू तो कि तू हमें बता रहा भ्रष्टाचार अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब देना तू, और या फिर तू भाई भतीजावाद में देवीलाल का परिवार का साथ छोड़ दे। वो तो सामने बोल के जाते हैं लोग, वहां तो खुले खुला, ये यूपी बिहार की तरह नहीं होता कि अपनी ओपिनियन अंदर रख ले छुपा के, उनको डर नहीं, वो तो खुला बोलते हैं कि हाँ उनके दिमाग में ये है और चाहिए। तो जो जिस तरीके की जनता है आप उनको यूपी और बिहार की जनता ना माने, उनका मिजाज अलग है बिल्कुल, जिसको खड़तल बोलते हैं कि बिल्कुल वो होता है ना सैंड पेपर जैसा, ऐसे खरी खरी बोलते हैं वो, ऐसी आवाज में उनका जो मन के विचार है वो भी एज इट इज बोलते हैं बगैर किसी लाग लपेट के, कि कुछ नहीं जो मन में है वो बाहर कह देते हैं। तो ऐसे उनके सामने अगर आप बेटियों की बात करोगे कि हम बेटियों के लिए खिलाड़ियों के लिए ये कर देंगे और वो कर देंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा लड़ रही है, वो और फिर आप परिवारवाद की बात करते हैं, दामाद की बात करते हैं, जिसमें कि परिवार और परिवारवाद आपके यहाँ हो रहा है, दामाद को आपने आज तक कुछ, तो कौन सी बात पे विश्वास करें। जो आपने कहा कि फिर फ्लॉप रही हरियाणा में मोदी की सभा। अब देखिए अगर मोदी जी को इतना ही भरोसा होता ना तो मोदी जी 4 चुनावी रैलियां ना रखते हैं, ओनली 4 चुनावी रैलियां रखी हैं सीटों के हिसाब से, मतलब एक जगह पे 20-30 सीटों का एक जगह कर दी है रैली, एक कुरुक्षेत्र में हुई थी और एक ये अब हो गई है। तो अगर पुराना टाइम होता तो मोदी जी हर जिले में एक करते, कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं वहां पे, लेकिन क्योंकि वहां पता है कि दिखाई दे रहा है कि हवा उनके पक्ष में नहीं बह रही है। अब कितना पक्ष में कितना वोट मिलेगा, कितने प्रतिशत मिलेगा, कितनी सीटें मिलेगी, वो तो 8 तारीख को आ जाएगा सामने। लेकिन जो इस वक्त दिखाई दे रहा है मोटे तौर पे, इस वक्त भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है। जी जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस वक्त भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है, ये सब लोग मान रहे हैं। और बीजेपी के भी अब मानने लगी है, नरेंद्र मोदी जी के जुबान पे ये बात आने लगी है कि कांग्रेस आ सकती है और कांग्रेस आ जाएगी तो ये होगा तो वो होगा। किसी समय तो ये कहा करते थे कि कांग्रेस आ जाएगी तो आपका भैंस खोल लेगी, कांग्रेस आ जाएगी तो आपका मंगल सूत्र खोल लेगी, छीन लेगी और किसी और को बांट देगी। तो कांग्रेस आ जाने से पाकिस्तान में खुशी होगी, कांग्रेस आ जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये कांग्रेस का एक खौफ जो है बीजेपी पर दिखता है। कर्नाटक में भी वह ऐसे ही बोलते थे, कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसा होगा, कांग्रेस आ जाएगी तो दंगे होंगे, ये सब बात बोलती थी ना बीजेपी कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो दंगे होंगे कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक देखिए बड़े आनंद से है, कोई दंगा नहीं है। पहले तो रोज हिजाब किताब फला चिल्ला झगड़ा होता रहता था, हिंदू मुस्लिम होता रहता था, अब देखिए कंट्रोल है कर्नाटक। लेकिन ये बात कर्नाटक में भी जब बीजेपी ने कही थी कि कांग्रेस आ जाएगी तो दंगे होंगे, तब भी उनको लग गया था कि कांग्रेस आ रही है। उसी बात को याद कीजिए और आज हरियाणा से मैच कीजिए। आज ये कह रहे कि कांग्रेस आ जाएगी तो ये आपस में झगड़ करके हरियाणा का बंटाढार कर देंगे, ये बीजेपी कह रही है। ये उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर का घट गया आत्मविश्वास बोल रहा है। बोल तो सारे लोग रहे कि कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस देखिए ऐसे वैसे नहीं आ रही है, बहुत मजबूती से आ रही है। इसका लगातार घट रही घटना इसका संकेत है। और चाहे कंगना रनावत किसानों के खिलाफ बोले, चाहे मनोहर लाल खट्टर किसानों के खिलाफ बोले, ये सारी चीजें इसके बाद ये सबूत हैं, बताती हैं कि फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ जा रहा है। यहाँ आप देखिए आज किसानों की महापंचायत हो रही है, तो वो भी एक बड़ा इवेंट है। उसके बाद कल से प्रियंका गांधी उतर रही हैं, कल से कुमारी शैलजा उतर रही हैं, कल से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उतर रहे हैं। सब लोग कल से चुनाव मैदान में दिखेंगे। तो कांग्रेस के और आज आपकी बात थोड़ी सी और कह दूं कि ये जो सभा सोनीपत में हुई, इसका पूरा आप देखेंगे तो पंडाल को जहां बैठने की जगह तो उसको संकरा कर दिया गया ताकि वो थोड़ा लंबा दिखे और कैमरे के फ्रेम भीड़ ज्यादा दिखाई दे। आप समझ सकते हैं पंडाल को अगर छोटा कर देंगे तो थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और फोटो लेने में लगेगा कि भीड़ है। ऐसे तो भीड़ समझ में आती नहीं, लोग वहां हैं, सबको समझ में आ रही है कि आज
गोहाना सोनीपत जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहां भी है। आपको 5,000 की भीड़ अगर आज भी नजर नहीं आ रही है तो समझिए कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और इन सब के लिए जनता कहां तक और क्या आकर्षण रख रही है, ये बात सामने आ गई। हमले उन्होंने खूब किए, परिवारवाद पर हमले किए, कांग्रेस के झगड़ों पर हमले किए, सब कुछ किया। लेकिन नया आप क्या, आपने दिया क्या, आपकी सरकार ने जनता को दिया क्या? क्यों जनता मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की सरकार को जो 10 साल भुगती है उसको फिर से रिपीट करना चाहे, ऐसा जवाब जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से नहीं आया। कांग्रेस आपसी झगड़े में हरियाणा को बर्बाद कर देगी, इसीलिए आप बीजेपी को वोट दीजिए। यही है वोट मांगने का तरीका नरेंद्र मोदी जी का। कांग्रेस आएगी तो वो धारा 370 और 356 जैसी चीजें कहीं ये दोबारा लाने वाली है, और ये झूठ बात है। धारा 370 और 356 की बात तो कांग्रेस 56 एक की बात तो कांग्रेस कर भी नहीं रही है। कांग्रेस कह रही है हम स्टेटहुड वापस देंगे, वो तो देना ही पड़ेगा। और स्टेटहुड कांग्रेस दावे के साथ आज भी राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम तो पूरा प्रयास करेंगे, संसद में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, अगर नहीं ये बीजेपी सरकार देती है तो हमारी सरकार आएगी और हम स्टेटहुड देंगे। ये दम ठोक करके राहुल गांधी वहां कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और हम स्टेटहुड वापस दिलाएंगे। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का विश्वास जो है खत्म होता दिखा, चेहरे पे वो नूर गायब है, वो कॉन्फिडेंस गायब है, और अब कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो अब इसी पर एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं कि करप्शन को लेकर के नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। अब बताइए, करप्शन पर नरेंद्र मोदी बोले तो बचता क्या है? आपने तो विपक्ष के तमाम नेताओं को करप्शन के नाम पर जेल के अंदर डाला, किसी को साबित भी नहीं कर पाए, जबकि जिन नेताओं ने जिस पर आप आरोप लगाए थे उसको जब बीजेपी में आ गए तो वो आपका ऑर्नामेंट बन गए, गले का हार बन गए। वो भ्रष्टाचार आपके गले का हार हो जाता है। अगर भ्रष्टाचार आपके साथ आ जाए भ्रष्टाचारी, तो इस बात को भी जनता समझ चुकी है, जनता को और समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर आपसे ये आऊंगा उसी बात पर कि ये जो सब लोग देख रहे हैं, सर्वे से लेके तमाम चीजें जो घटनाएं हैं वो बता रही हैं कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी मान जाए कि कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस अगर आ गई तो आप कर्नाटक को याद करके बताइए कि कैसे बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। ये बात अगर राहुल गांधी के मुंह से निकल जाए कि अगर बीजेपी आ गई तो बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम ये बात कहेगा कि देखो राहुल गांधी जो मान लिया कि बीजेपी आ रही है। तो यही बात नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं लागू होता है? जी मीनू जी। जी देखिए, एक्चुअली स्थिति ये है कि मोदी जी हत्थे से उखड़े हुए हैं इस वक्त। पहले मोदी जी अपने हत्थे के ऊपर बड़े मजबूती के साथ बैठे हुए थे, अब मोदी जी वहां से उखड़ चुके हैं। और वो उसमें देखिए कॉन्फिडेंस, जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमने उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है साइकोलॉजिकली, कि वो उसी में इस तरीके की बातें निकलती है। नहीं तो देखिए राजनीति के मोदी जी धुरंधर खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है रैली में जहां की भीड़ नहीं है जिस रैली के अंदर आपकी, और उस रैली में आप ऐसी बात कह के बता रहे हैं कि भाई संभावना ऐसी ही बन रही है, तो पब्लिक तो यही मानेगी ना कि भाई तेरे पास तो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है तो तेरे पे खबर होगी, जब भी तो कहने लग रहा तू, वो तो ये कहे कि तो वो ये बात बोलेंगे। तो ये चीज, ये मोदी जी मतलब ये जो पॉलिटिक्स के नजरिए से, एज ए पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये इस चीज का आकलन नहीं कर पाए। इट मीन्स दिमाग कहीं और है उनका, भटक रहा है दिमाग, स्थिर नहीं है मतलब। और जो स्थिरता क्यों नहीं आ रही है, उनको दिखाई दे रही है हार सामने खड़ी हुई, तो वो उसकी वजह से उनको जो मिस्टेक हो जाती है, इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होती है, भाई शब्दों के चुनाव की मिस्टेक जो होती है, वो गलती से भी सोचा उन्होंने कि क्या कहूं, गलती से भी 3-4 बार दोहराया, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली यही बोल गए कि अगर आ गई तो ये आपस में ऐसी लड़ते रहेंगे। तो लड़ाई तो आपके यहाँ कम हो रही है, आपके यहाँ कौन से, आपके यहाँ हरियाणा में हो रही लड़ाई, कितने हजारों आपके अधिकारी हरियाणा में के कांग्रेस में चले गए, और आपके जम्मू में जिस दिन लिस्ट जारी हुई उसी दिन 2 घंटे के अंदर वो लिस्ट वापस लेनी पड़ी आपको।
तो ये तो पार्टीज में चलता रहता है आपस में। और देखिए कांग्रेस में तो ये बात हमेशा चलती रहती है। अब वहां डंडे के बल पे तो शासन करते नहीं है वो लोग। और कुछ कांग्रेसियों का कुछ है भी कि ठीक है किसी की मानते नहीं है, अपनी जो दिमाग में आया वो चल रहा है डिफरेंसेस। और देखिए हर एक उसमें होते हैं। और क्या होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं स्टेट्स में हो, आप जिले में ले लीजिए, मतलब सबकी चौधराहट की लड़ाई रहती है कि मैं चौधरी, वो कहता है मैं चौधरी, कि हम भी तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो सारे थोड़ी बन सकते हैं चौधरी। तो उसमें लेकिन अपनी हनक दिखाते रहते हैं सब। तो वही काम हरियाणा में चला। हरियाणा में तो चौधर का सबसे बड़ा झगड़ा है कि तू बड़ा चौधरी बन रहा है। वो वहां तो ये गाली उसे डांट लगाने में इस्तेमाल किया जाता है इसे। तो और वहां चौधर की लड़ाई हो रही है, तो आप अंदाज लगा लीजिए। तो ये जो मोदी जी क्या है कि कहने के लिए क्योंकि बचा नहीं है कुछ, तो इसलिए वो इधर उधर की हाँक रहे हैं, बता रहे हैं उनको तिलहन की खेती बता। तिलहन मुझे बताइए कहाँ पैदा होता है? हरियाणा में। हरियाणा में ये मध्य प्रदेश की बात है। आप मध्य प्रदेश में कहें इस बात को, आप राजस्थान में कहें, क्योंकि वहां ऑयल सीड का काफी अच्छी है वहां पे। लेकिन क्योंकि वो बताना चाहते हैं मैंने कुछ करा। उन्होंने कृषि कानून के बारे में कुछ बोला? उनकी एजेंट बोल रही है कंगना जी कि वापस लगाना है। मोदी जी चाहते तो यहाँ इसी वक्त उसको किसी भी तरीके से उसका खंडन करते, चाहे नाम ना लेते, लेकिन एक वोट अगर लेना है तो उसको किसी दूसरे तरीके से उस चीज को कि हम गलत कहा है कंगना रनौत ने, नाम लिए बगैर बोलते कि मैं देता हूं गारंटी। लेकिन क्योंकि आपने जैसा बताया कि खट्टर साहब भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब कंगना भी, उसको भी आया है मैसेज ऊपर से कि भाई बोलो, तुम खबर पहुंचा दो। तो खबर पहुंचा रहे हैं, ठीक है भाई। शायद उनको अच्छा अब उकता गए हैं शायद कुर्सी से मोदी जी कि भाई चलो अब हो गया, बहुत हो गया 10 साल, अब चलो खुश रहो घर आपने जी। मैं उन दर्शकों के लिए वो बाइट फिर से सुनाना चाहता हूं जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, गलती से, अगर ये वर्ड तो एहतियातन है, लेकिन कांग्रेस आ गई को ये बात स्वीकार कर रहे हैं। और इस चुनाव की, इस भाषण की सबसे प्रमुख बात मैं वही मानता हूं कि नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि कांग्रेस आ सकती है। एक बार फिर स्क्रीन पर लाना चाहता हूं। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर के रखना भाइयों। अच्छा, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। आपने सुना, मैं बार बार सुना रहा हूं क्योंकि मुझे ये बाइट एकदम लीक से हटकर लगी और एकदम मैंने कर्नाटक चुनाव से रिलेट किया। कांग्रेस के लिए कर्नाटक में भी मोदी और शाह यही कह रहे थे कि कांग्रेस अगर आ गई तो कर्नाटक में दंगे होंगे, और कांग्रेस का डर वो दिखा रहे थे। और जब कांग्रेस आ रही थी उनको सारी बात पता थी, इंटेलिजेंस से पता था, सर्वे रिपोर्ट से पता थी, और इस वजह से वो ऐसी बातें कर रही थी। हरियाणा में भी बीजेपी को पूरी बात पता है कि वो बढ़िया से हार रही है और सफाया हो रहा है उनका। तो ऐसे में अब वो आखिरी दांव ये खेल रही है कि कांग्रेस का डर दिखा रही है कि कांग्रेस आ गई तो ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस आ गई तो वैसा हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रही, लेकिन इसमें ये बात साफ है कि स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि कांग्रेस आने वाली है। ये एक बात रिपीट करते हुए मैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर आना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी के भाषण में मुझे नजर आई, जो पूरी बीजेपी की स्ट्रैटेजी में नजर आ रही है, वो है कि राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बताना। देखिए, आपने देखा मायावती के ट्वीट्स आए। मायावती जी आजकल लगातार बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ भरपूर बोलती हैं। इसकी वजह यह है कि उनके जनाधार को इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने पास आकर्षित किया है। तो इससे जनाधार मायावती जी का खत्म हुआ है और मायावती जी हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है।
खुलेआम इस्तेमाल हो रही हैं। पहले अमेरिका में जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो सुबह सवेरे ट्वीट लेकर आ गई और एक बार फिर उसी ट्वीट को बार बार कह रही हैं। वही बात नरेंद्र मोदी भाषण में भी कहते दिखे। नरेंद्र मोदी ने आरक्षण वाली बात को कहा कि राहुल गांधी आरक्षण छीन लेना चाहते हैं और इसको हम ऐसा होने नहीं देंगे, और ये बातें कह रहे हैं। वो दलितों के बारे में, वो हुड्डा सरकार में दलितों पर अत्याचार होता था, बिना उदाहरण रखे हुए अंदाजा में एक बात जो बोलना होता है वैसे बोल रहे हैं और कह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दलित विषय जो है, कि दलित कांग्रेस के समय में ऐसा होता था और आगे भी कांग्रेस दलित के खिलाफ निर्णय लेगी और आरक्षण के खिलाफ निर्णय लेगी। ये जो विषय है, ये विषय क्यों उठा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हरियाणा का दलित बीएसपी या बीजेपी इन लोगों का साथ छोड़कर कांग्रेस के पास आ गया है। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से ये कांग्रेस की दलित चेहरा कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, चारा फेंक रहे थे, डोरे डाल रहे थे कि अंदर खाने की जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स होती है वो है जो, उसका फायदा उठा के कुमारी शैलजा को अपने साथ जोड़े और ये माहौल बनाए कि देखो दलितों का अपमान हुआ, इसीलिए कुमारी शैलजा ने पार्टी छोड़ दी और हमारे साथ आए। अगर ऐसा हो पाता तो निश्चित रूप से वो ऐसा नैरेटिव, ऐसा विमर्श बिल्डअप कर लेते। लेकिन कुमारी शैलजा ने क्या किया, इस नैरेटिव को एकदम काउंटर करते हुए जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तिरंगे में लिपटे हुए जैसे मेरे पिताजी गए वैसे मैं भी जाऊंगी। ये बात कहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनसे पूछा गया कि बीजेपी आपकी तारीफ कर रही है, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं की कभी तारीफ नहीं कर सकती, ये चुनाव का समय है, उनका अपना मकसद है, इसीलिए वो नरम रुख दिखला रहे। कांग्रेस वालों के लिए बीजेपी नरम नहीं हो सकती है, ये बात सीधे तौर पर कही। ये इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें कह करके कि मैं मानती हूं कि कार्यकर्ता निराश होते हैं जब मौके नहीं मिलते, लेकिन इसके बावजूद हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। सारी हवा, सारा गुब्बारा जो था उसको फोड़ कर रख दिया। तो दलितों का वोट बैंक जो आया है कांग्रेस के पास, वापस आया है, और जिसकी वजह से इस चुनाव में बीजेपी का सफाया होने वाला है। भाई जाट कांग्रेस के साथ, मुसलमान कांग्रेस के साथ, गुर्जर कांग्रेस के साथ, किसान कांग्रेस के साथ, अहीर में वोटों का बंटवारा उसमें भी कांग्रेस के साथ। इस तरीके से हम देखें तो जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण तो खत्म हो गया है। और ध्रुवीकरण सिर्फ युवा किसके साथ, तो युवा कांग्रेस के साथ, चूंकि बीजेपी रोजगार नहीं दे रही है, अग्निवीर ला रही है। महिला किसके साथ, महिला कांग्रेस के साथ, क्योंकि महिला पहलवानों का और हरियाणा की महिला के सम्मान पर जो चोट पहुंची उसके लिए कोई खड़ा रहा तो कांग्रेस साथ में रही, कोई खिलाफ में रहा तो बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ दिखी। आपको किसान किसके साथ लगातार आंदोलन पे हैं, किसानों को गालियां दी जा रही हैं, तो कहने की जरूरत है क्या? अब भी क्या कंगना और मनोहर लाल खट्टर की भाषण अपने खिलाफ सुन करके भी किसान क्या बीजेपी को वोट देने वाले हैं? किसान भी कांग्रेस के साथ। इसी तरह से गरीब लोग, गरीब की तो रोटी छिन गई है, थाली में भोजन कम हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। गरीब किसके साथ, तो गरीब बीजेपी के खिलाफ और इसलिए कांग्रेस के साथ। तो ये जो चार मैंने नाम लिए, चारों नरेंद्र मोदी ने जाति बतलाई थी। ये नरेंद्र मोदी की चारों जातियां हरियाणा में उनके पास नहीं है, उनके साथ नहीं है, वो कांग्रेस के साथ में आ गई है। तो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होता दिख रहा है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने ये बात आज कबूल की है। मीनू जी, अब मैं आगे के विश्लेषण के लिए राहुल गांधी के भाषण और नरेंद्र मोदी के भाषण का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए और राजनीति का थर्मामीटर जो है वो समझ करके जनता को बताने के लिए आपके पास आता हूं। मीनू जी। जी देखिए, आपने काफी विस्तृत व्याख्या कर दी है कि मोदी जी जो दलित कार्ड वहां खेल रहे थे कि वो किस तरीके से फ्लॉप जाने वाला है। कि देखिए, जो अब कांग्रेस जो है वो अपने मूल में जो उनकी विचारधारा है वो कोई दलित विरोधी विचारधारा नहीं है। आप तो अपने मूल में दलितों को शूद्र कहते हैं और सामाजिक समरसता की बात करते हैं आप।
कि भी समरसता बनी रहे, इसलिए आप अपनी जो सफाई का मलमूत्र उठाने का काम है तुम करते रहो, चमड़े की सिलाई तुम और गाय भैंस की मरे हुए पशु की खाल तुम खींचते रहो, और बाकी पढ़ाई लिखाई का काम हम करेंगे। आप ही करते हैं आरक्षण के ऊपर हमला, आप लेटरल एंट्री से अफसर लाते हैं जिसमें कि आप आरक्षण तक देते नहीं है, अभी अभी करके चुके हैं, और इल्जाम थोप रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। क्यों लिया फिर लेटरल एंट्री का जो आदेश था वापस, जो आपने यूपीएससी के जरिए नियुक्तियां निकाली, तो क्यों उस पे जो आरक्षण का मुद्दा उठा कि भाई इस पे आरक्षण क्यों नहीं है, तो आपने वापस नहीं लेना था, कहना था कि नहीं देंगे आरक्षण। इतनी हिम्मत नहीं है आपकी, लेकिन क्या है कि कोसना कांग्रेस को, मतलब इतनी बेशर्मी तो मोदी जी कर सकते हैं, आई एम सॉरी टू से। तो ये इस तरीके की कि खुद आप आरक्षण हटाने की बात करें, आपके सरसंघचालक मोहन भागवत तो कई बार कह चुके, पूर्व में 2015 का चुनाव आप हारे इसीलिए थे बिहार में, कि भागवत साहब ने ये कह दिया था कि इसकी पुनर्समीक्षा की जरूरत है। तो और आप तो मूल में हैं, जो संघ को और बीजेपी की विचारधारा को समझते हैं वो जानते हैं। आप वो इलाहाबाद में आप पैर धोने के लिए बैठ जाएं तो उससे जनता को समझ में आता है कितना बड़ा पाखंड है। आप दलितों के घर में जाके खाना जरूर खाते होंगे, बर्तन आपके वो स्टायरोफॉर्म के बर्तन आते हैं बाजार से, और बाजार से ही खाना आता है, उनको उनकी थाली में लगा के परोस दिया जाता है, जो कि उस दलित के घर में होते भी नहीं ऐसे बर्तन, उन बर्तनों में आप खाना खाते हो स्टायरोफॉर्म के लाके वहां पे। तो जनता सब समझती है, और वो लोगों ने, और अगर आपका साथ दिया भी पूर्व में दलितों ने, तो देखिए ये था कि लोगों को लगा कि शायद ये बेटर कुछ करेंगे हमारे लिए, लेकिन जो उनके ऊपर जो जातियां हुई वो खत्म नहीं हुई। जब दलितों के ऊपर कि मूछ रखने पे उनको मारपीट, उनके साथ घोड़ी के ऊपर चढ़ने के, शादी में बारात में उसके ऊपर आपकी मारपीट, मतलब हर चीज पे आप बताते हैं आपकी दबंगई, जो आपके नेताओं की दबंगई खत्म कहाँ हो रही है, और आप वहां स्टेज से खड़े होकर बात कर रहे हैं कि आप हैं दलितों के हितैषी। तो केवल आप अभी शैलजा को लेना चाहते हैं, और मैं तो शैलजा को की परिपक्वता मानूंगी। देखिए ठीक, शैलजा ने अपनी नाराजगी दिखाई, लेकिन परिपक्वता इस बात पे कि उसको पता है कि कांग्रेस की पतंग ऊंची उड़ रही है, इस वक्त उड़ती ही चली जा रही है ऊपर ऊपर। तो इस टाइम अगर वो छोड़ के जाए, अब तो कांग्रेस के उत्थान का काल है, क्यों छोड़ के जाएंगे अब वो? जैसा राहुल गांधी कह रहे थे कि अभी उसमें कि अभी सरकार बन रही है सेंटर में हमारी आने वाली है जैसे, तो शैलजा क्यों जाएंगी छोड़ के? भाई देखिए, छोड़ के जाना होता उस टाइम जाना चाहिए था जब कांग्रेस का कोई पूछने वाला नहीं था, ये था कि गड्ढे में जा रही है कांग्रेस। तो आप कांग्रेस गड्ढे से निकल के चढ़ाई पे चढ़ रही है, पर्वत चढ़ रही है इस टाइम। तो बहुत समझदारी का निर्णय लिया। हो सकता है पहला जमाना होता आज से 3-4 साल पहले का, हो सकता है उसमें शैलजा चली जाती। और अब आपने देखा होगा कि बहुत लंबा समय गुजर गया है, बहुत लंबा, कि जब कांग्रेस से बीजेपी की तरफ भाग नहीं रहे हैं लोग, जा चुके, जो लास्ट मेरे ख्याल से वो के.एन. सिंह, क्या नाम था उनका, वो लास्ट गए थे शायद, उसके बाद से कोई जा नहीं रहा है। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से माहौल बदल चुका है देश के अंदर। जी हरियाणा में एक कांग्रेस की नेता किरण चौधरी जी जरूर बीजेपी में गई, लेकिन बहुत सारे नेता बीजेपी से कांग्रेस में आए, और अभी तो टिकट बंटवारे के बाद तो बड़ी संख्या में, और हर दिन कोई ना कोई आप सुनेंगे कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा में जितनी संख्या में बीजेपी से कांग्रेस में लोग आए हैं, उतनी संख्या में कांग्रेस नहीं छोड़ी है नेताओं ने। ये एक बड़ा फर्क देखने को मिला है। और दूसरी बात ये है ये मीनू जी, कि इस पूरे चुनाव में जो बात जनता देखती है या सुनना चाहती है, वो ये कि सत्ताधारी दल नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करे। अपोजिशन का तो काम नेगेटिव पॉलिटिक्स करना होता है, वो सत्ता की खामियों को दिखा करके सत्ता में आने की चाहत रखती है, लेकिन सत्ता से जनता अपेक्षा करती है कि आप अपना काम दिखा करके बताइए और वोट मांगिए। आप ये ना कहिए कि कांग्रेस आ गई तो झगड़े होंगे और कांग्रेस आ गई तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। अरे आप आ जाएंगे तो हरियाणा कितना सुधर गया वो बताइए। तो वो बात नरेंद्र मोदी बता नहीं पा रहे हैं। और अमित शाह के बारे में हमारे दर्शक ठीक याद दिला रहे थे, 4 रैलियां की हरियाणा में, चारों रैलियों में उन्होंने यही बताया कि राहुल गांधी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किसका फेल्योर है? गृह मंत्री है अमित शाह। अगर लगते हैं
तो एक तो आपने एक भी उदाहरण पेश नहीं किया, किसी की गिरफ्तारी नहीं की, कि कोई वीडियो नहीं दिखाया, कोई चेहरा नहीं बताया, कोई व्यक्ति नहीं चिन्हित किया कि जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और उसके बाद आप इल्जाम भी लगा रहे हैं, आप गृह मंत्री है देश के, तो इसका मतलब है कि आप मेलाइन करना चाहते हैं केवल राहुल गांधी को। आपके पास है नहीं, आपके राज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे और आप केवल रैली में उसका उल्लेख करेंगे, इसीलिए आपको गृह मंत्री बनाया गया है। आप गृह मंत्री देश को सुरक्षित बनाने के लिए हैं कि देश में पाकिस्तान का जिंदाबाद लगवाने के लिए है? यह बड़ा प्रश्न काउंटर खड़ा हो जाता है। ये बात है। इसी तरह हमारे एक दर्शक ने बहुत हमारा ध्यान दिलाया, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया से, कि क्या 10 साल जो ये कह रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी तो उनको अपने भ्रष्टाचार के खुल जाने का डर है। ये सवाल है कि अपना भ्रष्टाचार कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए कांग्रेस के आने से डर रहे हैं क्या? ये भी काउंटर प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे सवाल। क्योंकि मूल बात यह है कि हरियाणा में जिस तरीके से हमने कल भी बात की थी, वो हरियाणा में जो डंकी रूट से लोग जा रहे हैं विदेश, वह किस परिस्थिति में रह रहे हैं, परिवार से बिछड़ रहे हैं, इमोशनली हरियाणा के लोगों की जुबान से राहुल गांधी ने बेरोजगारी का सच, कड़वा सच, कड़वी अनुभूति सामने रख दी। वो अपने आप में इतनी बड़ी बात है, उस पर बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। अगर वो चुनाव जीतते, अगर वो राहुल गांधी के इस जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, जो मुद्दा सामने रखा है, उसके बारे में अगर कोई विश्वसनीय जवाब दे देते तो बाजी पलट जाती। लेकिन आप उसका जवाब देने के बजाय आप कह रहे कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि कांग्रेस आ रही है, इस बात को आपने अपने मन से कबूल कर लिया है, और ये बात जो कबूल की है तारीखी है, इसको याद लोग रखेंगे। बहुत लोग नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी सुनना नहीं चाहते, मैं 2 बार आ चुका हूं, लेकिन मैं तीसरी बार भी सुनाऊंगा मीनू जी, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी है। इनका फेस इंप्रेशन देखिए, इनकी बोलने का स्टाइल देखिए, इनके चेहरे का डर देखिए, इनकी जुबान में जो रह करके एक ही बात पर स्ट्रेस है, इन सब के माने मतलब समझने का प्रयास कीजिए। हम फिर से स्क्रीन पर लाते हैं। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर देखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां पर कांग्रेस में जिस तरह झगड़े बढ़ रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है। ये बात मैं बार बार सुना रहा हूं, पूरा भाषण मैंने सुना, राहुल गांधी का भी सुना, नरेंद्र मोदी का भी सुना, और नरेंद्र मोदी ने जो कुछ बातें कही हैं नेगेटिवली, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण लगा उसको पिक करके मैं आपके सामने लाया हूं और ये बता रहा हूं कि हरियाणा का चुनावी परिणाम आ चुका है, हरियाणा के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। अब किसी एग्जिट पोल की आवश्यकता नहीं है, किसी प्री पोल की आवश्यकता नहीं है, एकदम नरेंद्र मोदी की जुबान से हरियाणा चुनाव का नतीजा आ चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक चुनाव का नतीजा आ चुका था। अगर कांग्रेस आएगी तो उस समय उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में दंगे होंगे, और यहां कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो हरियाणा का बंटाढार हो जाएगा, ये लोग झगड़ा करके हरियाणा को बर्बाद कर देंगे। तो ये जो अगर कांग्रेस आएगी का जो डर दिखा रहे हैं, न कर्नाटक की जनता ने सुना था, न हरियाणा की जनता सुनने वाली है, और आपके मन मस्तिष्क को पढ़ चुकी है कि आपने मान लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। और यही है सबसे बड़ा एग्जिट पोल, यही है चुनाव नतीजे। जी मीनू जी। जी देखिए, जो आप मोदी जी कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कांग्रेस की सरकारों ने ये किया, पिछला ये किया, अरे जो जाट की भाषा में बोला, अरे बड़ो तो ने क्या कर दियो,
10 साल में तेरी सरकार ने क्या कर दियो, बड़े बोलन लग रहा है जो तू। तो वो ये सुनाने वालों में से है। अगर आपने इतना ही सब कुछ 10 साल में कर दिया था तो आपको मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको तो उसी मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए था जिसने हरियाणा को नंबर 1 राज्य बना दिया देश का। आप इतनी ऊंचाई पे अगर आप ले गए राज्य को, तो आपको तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें जनता को। देखिए मोदी जी को तो ये बात क्या है कि ये बात तो तभी समझनी थी जब वो किसान बिलों के ऊपर एडामेंट थे, जिद करे बैठे थे। 1 साल तक सड़क के ऊपर गर्मी सर्दी बरसात में वहां किसान पड़े रहे और इन्होंने उनको कोई सुध नहीं ली, उल्टे उनके लिए जमीन में 1-1 फुट ऊंची 1.5 फुट ऊंची कीले गाड़ दी, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। दुनिया में कहीं नहीं छोटे विरोध प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले। ये भारत का के नाम है इसका नोबेल प्राइज कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर इस देश के लोकतंत्र में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ये जो मोदी जी ने जब किया तो उस वक्त सोचना था, जब लड़कियों को आप घसीटवा रहे थे सड़क पे, महिला कुश्तीबाजों को, तो तब आपको सोचना चाहिए था कि अभी आपको वोट मांगने के लिए जाना कहाँ। इसके बारे में सोचे, ब्रजभूषण शरण सिंह को तभी निकाल के बाहर करते, आप किसान बिल को तभी तुरंत वापस ले लेते। आपने वो तो किया नहीं, आप उल्टे अग्निवीर ले आए। ये अग्निवीर जब लाए थे जब मोदी जी जब हवा के घोड़े में सवार थे, उनको ये था कि मैं तो कुछ भी कर दूं, किसी के ऊपर कोई असर पड़ने, कोई भी नहीं मेरा पक्ष में से हटेगा, जनता उसी तरह खड़ी रहेगी। लेकिन ये हरियाणा है, इसका मिजाज दूसरा है। बहुत भारी संख्या में युवा जाते हैं फौज में हरियाणा से, तो मोदी जी को उस वक्त तो ध्यान नहीं था। सारे जो चुनाव जीतने के जो मुद्दे हैं वो सारे आपके विपक्ष में है। किसान का बिल ले लीजिए, आप बेरोजगारी ले लीजिए, आप अग्निवीर को ले लीजिए, आप महिला पहलवान कुश्तीबाजों को ले लीजिए, आप कौन से मुद्दे पे बात करेंगे? आप करते रहिए। मैंने सोनीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, सबसे बड़ा मजाक का मुद्दा बना हुआ है आज आपके यहाँ, आपके लिए, कि भाई ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी। वहां सरेआम लड़कियां बेटियां सड़क पे नंगी घुमाई जा रही हैं उस पार्टी के राज में। उस पार्टी के राज में बलात्कार की हुई लड़की का रातों मर गई, वो लड़की हत्या कर दी गई है और रातों रात उसका चुपचाप दाह संस्कार करवा दिया जाता है। वो ये वो सरकार है। कुश्तीबाज महिलाओं के साथ जो हुआ, सड़क पे घसीटा और उसको आप संसद का उद्घाटन कर रहे थे उस दिन, तो आप किस मुंह से वहां जाएंगे? आपने उस वक्त नहीं सोचा, उस वक्त आप हवा के घोड़े पे सवार थे कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा और कुछ होने वाला नहीं है। लोग वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, जैसे कि था भी कि चाहे 1000 रुपए लीटर बेचे मोदी तेल, हम तो लेंगे। अगर लोग विरोध करते थे तो उनको जवाब देते थे अंधभक्त जो इनको जिताते थे। लेकिन अब क्या है, अब कोई नहीं कहता। तो क्यों? क्योंकि हवा नीचे उतर रही है। जो क्या होता है ना कि लोगों ने ओवर एस्टिमेट कर लिया था काबिलियत को, जो कि गुजरात मॉडल की हवा फुस निकल के आई है। देख रहे हैं आप, सड़कें गड्ढे धस रहे हैं, पुल गिर रहे हैं खटाखट। तो ये तो वो गुजरात मॉडल है। तो उसपे अब आप किस बेस पे अब मतलब बोलते कैसे है? अगर सबसे बड़ा तो सवाल ही है कि अगर आप इतनी सक्सेसफुली आपने 10 साल शासन किया हरियाणा के ऊपर, तो मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा आपको? इसका मतलब आपको मुख्यमंत्री की काबिलियत पे भरोसा नहीं था कि ये जितवा देगा। लोग नाराज हैं क्योंकि वो जनता से मिलते जुगलते नहीं थे। वो मनोहर लाल खट्टर जैसा वहां के लोग बता रहे हैं कि अपने में ही रहते थे, और उनके जो जब भी उन्होंने प्रेस के जरिए या उसके जरिए कभी उनका इंटरेक्शन का भी अगर मौका आ गया तो वो बड़ी बेरुखी से और बदतमीजी से जवाब देते थे लोगों को। तो वो सारी चीजें अब तो आपको दिखाई दे रही हैं। अब तो वो वाली बात तो रही नहीं कि भाई मोदी जी की एक रैली होगी और पूरा वातावरण बदल जाएगा। मोदी जी को भरोसा था पहले कि कुछ ही करता रहे मुख्यमंत्री, कुछ काम करे या ना करे, मैं पहुंचूंगा और सारा हवा बदल जाएगी और मैं ले जाऊंगा उठा के सारे। अब वो बात नहीं है। अब जनता समझ चुकी है आपका खेल कि पर्दे के पीछे ये जो मुखौटा है ये लगा हुआ है, इसके पीछे खाली है, नथिंग, कुछ नहीं है उसके अंदर। सब मेक इन इंडिया, ब्रेक इन इंडिया हो चुका है। सब खेलो इंडिया, ठेलो इंडिया, जो भी कुछ इनका है वो सब चीजें, वो जो इंडिया लगा रखा था वो सब देख लिया लोगों ने। अब तो लोग क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा जागृति आ गई है और इनके झूठ का जैसा पर्दाफाश सोशल मीडिया ने किया है ना, ये वही सोशल मीडिया है प्रेम जी, जिस सोशल मीडिया के कंधे पे चढ़ के मोदी जी 2014 के इलेक्शन जीत के सत्ता में आए थे। आज वही सोशल मीडिया इनका जान का दुश्मन बना हुआ।
इसीलिए कोशिश हो रही है बिल लाने की। वो वापस क्यों लेना पड़ा? कोई पूछे मोदी जी से, भाई आप तो जो कर दे वो सही, जो ना खाता ना भाई, जो मोदी कहे वही सही। तो अब क्यों लेना पड़ा आपको? जो ब्रॉडकास्ट बिल आप ला रहे थे सोशल मीडिया पे लगाम कसने के लिए, वो वापस इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि आपको पता चल गया था कि बहुत विरोध होगा इस बिल का। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि जिस बेशर्मी से मोदी जी 370 की बात वहां खड़े होके कर रहे हैं, जिस बेशर्मी से महिलाओं की, खिलाड़ियों की बात वहां कर रहे हैं मोदी जी, वो देखने लायक, सीखने वाली चीज है पॉलिटिशियंस के लिए। इस तरीके का जो होना चाहिए ना कि बोलते रहो, जो मुंह में आए वो बोल दो, पब्लिक क्या सोचेगी, ये सब चीजें देखी जो सुनने वाले लोग आए हैं और जो आज टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, तो वो जो हम बोल रहे हैं आप प्रेम जी, वो साथ साथ बोल रहे होंगे लोग कि अब क्या बोल रहा है तू भाई, वहां तो तू बोलते हैं हरियाणा में, तो इसलिए आवाज अब सोशल मीडिया के लोग जागरूक हो चुके हैं। जी। आप देखिए, हम लोग जो खबर दे रहे हैं उस खबर पर हमारी प्रतिक्रियाएं कितनी परिपक्व तरीके से आ रही हैं। और आप कुछ प्रतिक्रियाएं रखते हैं। विधि जी लिख रहे हैं, अब अगर बीजेपी को सत्ता में बने रहना है तो प्रोपेगेंडा छोड़कर जनता से जुड़ी समस्याओं पर आना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। ये बात समझा रही है कि कोई चारा नहीं है। और कुछ और प्रतिनिधि जी और लिख रही थी कि हुड्डा ने 10 साल पहले जब सीएम पद से इस्तीफा दिया, हरियाणा पर कर्जा 65,000 करोड़ था, जो आज बढ़कर 3.5 से 4 लाख करोड़ हो गया। जिम्मेदार कौन, जबकि कोई विकास का काम नहीं हुआ हरियाणा में। अब ये सवाल तो जनता पूछेगी ना, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हुड्डा जब थे तब दलितों पर अत्याचार होता था वगैरह वगैरह, उसका कोई उदाहरण भी वो नहीं रखते। तो जनता तो पूछेगी ना कि आप केवल बोलते जाएंगे, अपने बारे में भी कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे। अलीमुद्दीन जी लिख रहे हैं, विधि जी क्यों न चुनाव आयोग से ही पूछ लिया जाए हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि पब्लिक वोट तो बीजेपी के खिलाफ ही देगी। ये भी एक व्यंग्य है वर्तमान व्यवस्था पर। दलीप सिंह लिख रहे हैं, बीजेपी साफ हो रही है हरियाणा से, सीएम बदलकर क्या हासिल किया। बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं, संजय जोशी कौन सा भला आदमी है, ये सब एक ही टोकरी के अंडे हैं। संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है, बहुत चर्चा है इन दिनों, इसी पर बात हो रही है। विधि जी कह रहे हैं, अटल जी भी पक्के संगी थे, पर हाँ इनसे सही थे। और प्रतिक्रियाएं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और राम प्यारे कह रहे हैं, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस, घंटा लेकर जय देव जय देव जय रंगा बिल्ला आरती करना। राकेश पडेरा जी लिख रहे हैं, कुछ किसानों के साथ क्या किया था, पहलवान बेटियों के साथ क्या क्या किया था, ये याद दिला रहे हैं दर्शक। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं, चंद्र सिंह जी गलत बात, हरियाणा से बोल रही है वो सुनीता जाखड़ जी जी, अच्छा हरियाणा से ही बोल रही हैं। तो ये हरियाणा की आवाज है जो उठ करके सामने आ रही है। विधि जी लिख रहे हैं, नहीं शर्मा जी, संजय जोशी का पॉलिटिकल करियर मोदी से कहीं कहीं बड़ा है, ही इज मोर डेमोक्रेटिक देन बोथ गुजराती। हितेश जी लिख रहे हैं, शर्मा जी वो अध्यक्ष बनने वाला भी नहीं है, ये सिर्फ चर्चा चलाई जा रही है। तो इस तरीके से ये सारी बातें जो हैं सामने आ रही हैं। सुनीता जाकर जी लिख रहे हैं, देश के नौजवानों के साथ क्या किया अग्निवीर, ये भी सवाल उठ रहे हैं अग्निवीर ला करके। चंद्र सिंह लिख रहे हैं, अब मोदी और अमित शाह देश के लोगों को मूर्ख नहीं बना पा रहे। और इसी तरीके से भाजपा हटाओ देश बचाओ का भी नारा हमारे प्लेटफॉर्म पर। अरविंद मल्होत्रा जी लिख रहे हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले, किसान मजदूर बेरोजगार को युवाओं को बर्बाद करने वाले अब जा रहे हैं, झूठ और लूट का राज नहीं चलेगा। और बबीता फोगाट का क्या होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। हरियाणा लव रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं, बीजेपी ने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया है। सुनीता जाकर जी लिख रहे हैं, पहलवान बेटियों को रोड पर घसीटा जा रहा था, तब कहां थे आप, तब नहीं देखा ये हरियाणा की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं। ये
बात नरेंद्र मोदी जी के भाषण की प्रतिक्रिया में सारी बातें आ रही। प्रतिक्रियाएं तो बहुत हैं, हमने थोड़ी सी ले ली प्रतीकात्मक तरीके से जो अभी हाल में दिखे, पहले भी प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उत्सुकता के साथ दर्शक इस बुलेटिन को, इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद हम ये चर्चा लेकर आए हैं। और उसकी सबसे सनसनीखेज बात कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान से कांग्रेस के आने की आहट को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस आएगी तो ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो वैसा हो जाएगा, इस तरह का भाषण देते हुए वो अपनी बात खत्म करते हैं कि आप मुझे कांग्रेस को मत दीजिए वोट, क्योंकि कांग्रेस आएगी तो ऐसा हो जाएगा, हमें वोट दीजिए। तो कांग्रेस आ रही है, ये बात नरेंद्र मोदी अपनी जुबान से मानते नजर आ रहे हैं। अब एक आखिरी कमेंट मीनू जी इस चर्चा को समाप्त करने के लिए। देखिए प्रेम जी, हरियाणा में कहा जाता है कि दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। मतलब इतना रिच हेरिटेज, रिच कल्चर, रिच जो है रहन सहन, भाई दूध दही का खाना, जहाँ दूध दही खाई जाती है रोजमर्रा के जीवन में, तो कहते हैं ना दूध दही की नदियां बह रही हैं जिस राज्य में, तो देशों में देश हरियाणा। मतलब ऐसी जगह है हरियाणा, सर्वश्रेष्ठ जगह है हरियाणा। तो वहां अगर बेरोजगारी का संकट है, रोजगार का संकट है, तो फिर वो ये जो छवि है ये ध्वस्त होती है। और ऐसे ऐसे स्टेट के जो स्वाभिमानी लोग होते हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने स्वाभिमान से, तो ऐसे स्वाभिमानी लोगों को अगर जो आपके बेरोजगारी का सामना करना पड़े, उसके लिए वो विदेशों में जा रहे हैं, वहां कोई इजराइल में जा रहे हैं, कोई आपके इसमें रूस में जा रहे हैं मरने के लिए और लड़ने के लिए, और वो भी जॉब्स भी ऐसे कि जो वो ये सोच के ही नहीं गए थे, तो क्यों जा रहे हैं? तो ये एक मतलब ये एक सोचने वाली बात है। हरियाणा में मैं आपको बता देती हूँ कि जितने समय मैं बॉम्बे में रही, वहां पे हरियाणा से माइग्रेटेड लोगों का प्रतिशत सबसे कम होता था। मतलब ढूंढने से मिलता था हरियाणा का कोई व्यक्ति कि कोई हो है क्या यहाँ पे हरियाणा का, तो बहुत कम होते थे। और अब आज आप देखिए, जो कल की भी जो राहुल गांधी की जो डॉक्यूमेंट्री, जो उन्होंने जो भी कुछ वो वीडियो जारी किया, तो यही बात हुई कि हरियाणा से लोग बाहर जा रहे हैं। तो आपने किस तरीके की गवर्नेंस दी भाई 10 साल में कि जो वो दूध दही का खाना जिस देश में है और वो उसके लोग छोड़ के जा रहे हैं उस जगह को। ऐसा क्या हो गया उस जगह पे? ऐसे क्या कट हो गया अचानक? क्या दूध दही वहां खत्म, कम पड़ गया? घी, दूध और दही की इतनी बहुतायत है प्रेम जी, वहां के डेली लाइफ में आप जाके देखिए, बड़े बूढ़े भी मतलब 1 किलो दूध ऐसे ही पी जाते हैं। और घी वगैरह तो मतलब कोई इंतहा ही नहीं है, देसी घी जिसके यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। वहां तो पूरा घर, मतलब क्या बड़े बड़े 20-20, 50-50 किलो के जो वो होते हैं कैन, वो भरे रखे रहते हैं लोगों के घरों में। तो वो इस तरीके का वो हरियाणा, और वहां पे लोग इस तरीके की वहां लोग भाग रहे हैं वहां से। तो ये सोचने वाली बात है। मोदी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन का और किसानों को बता रहे हैं तुम्हारी जोत छोटी पड़ गई, जोतें छोटी हो रही। वो उनको बता रहे थे कि भाई तुम मोदी के हाथ में, अडानी के हाथ में दे दो खेती, अपनी छोटी छोटी जोत जो है, और उससे हम तुम्हें कमा के देंगे। पता चला एक नया शेयर मार्केट खड़ा कर दिया जमीनों का मोदी जी ने, कि सब मोदी के हाथ में दे दो, मोदी वो अडानी के हाथ में दे दो, सब छोटी छोटी जोतें अपनी, और जो फिर अडानी उगा के देगा तुम्हें इसके ऊपर गेहूं, कोऑपरेटिव करके उसका बना देगा और वो करेगा। तो वो मोदी जी की प्लानिंग है। उसके लिए वो सारा साइलो वगैरह बने थे, आपको पता ही है, सारा आंदोलन का सारा बेसिस ही वही था। तो वो उनका ये हिसाब है अडानी के हाथ में देने का। जैसा कि अभी राहुल गांधी वहां भी बोल रहे थे अपने भाषण में कश्मीर में कि भाई सेब के बारे में, कि अडानी के हाथ में दे दिया सारा। किसान को क्या मिल रहा है? बाजार में 200 रुपए से कम सेब नहीं है, किसान को 60-70 रुपए भी नहीं मिल रहा है 1 किलो का। तो ये एक सोचने वाली बात है। ये जो हो क्या रहा है बाजार में, देखिए ना आपको सब्जियों की, कभी सब ये महंगा हो जाता है टमाटर, कभी नींबू महंगा हो जाता है, कभी प्याज महंगा हो जाता है, कुछ एक सस्ती होगा एक महंगा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये सब चोर बाजारी तो हो रही है, काला बाजारी। जो बीच वाले लोग हैं उनके मजे आ रहे हैं, किसान से लाते हैं खरीद के। अडानी जैसे लोग हैं वहां पे, जो ये जो इसके टमाटर और इन सब के बीच में बिचौलिए हैं, मंडी तक आते आते उसका भाव देखिए आप क्या हो जाता है। जब तक की खरीदता है ग्राहक, तो तब उसके 80 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर पहुंच जाता है।
किसान को वो वही मिल रहा है, वही 20 या 30 रुपए। कौन बीच का कौन खा रहा है ये भाव? किसान तो कोई तो खा रहा होगा ना, वो सब बीजेपी के वोटर्स हैं जो खा रहे हैं। तो मोदी जी ने उनको बोला कि भाई खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर तुम खाते रहो चुपचाप, ऐसे रास्ते निकाल लो, मैं आंख बंद कर लूंगा आपकी। तो ये मोदी जी ने चला रखा है। अब जो आए कि सच्चाई उन्हीं के मुंह से निकल गई कि अगर आ गई तो, अगर आ गई तो अब आ जाएगी। तो देखिए इतनी बड़ी मिस्टेक जो, और आपने भी कहा एक बहुत हेड्स ऑफ कि आपने पकड़ी ये चीज कि ये इसकी सारा इसकी एक जो है क्रक्स यही है जो इन्होंने स्पीच दी। और ये तो है मोदी जी जैसा व्यक्ति इतना खटी राजनीतिज्ञ और ये कह जाए तो सामने दिखा, उनको भीड़ से दिखाई दे रहा है ना कि जहां इस तरीके से भीड़ आती थी कि मतलब कोई अंत ही नहीं होता था कि भीड़ ही इसको मीनू जी इसको कहते हैं आत्मघाती गोल करना। आत्मघाती गोल जब होते हैं तो टीम पूरी तरह से डिमोरलाइज होती है, क्योंकि अगला और फिर आक्रमण करने के लिए तैयार मिलेगा और फिर गोल बचाना मुश्किल हो जाता है, गोलकीपर पर आ जाता है। ये आत्मघाती गोल जो है नरेंद्र मोदी ने किया है, और इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन से ये उम्मीद नहीं रहती है कि वो किसी भी बहाने से अपोजिशन के आने की बात करे। जब जब ये बात ऐसी की जाती है, इसका मतलब ही होता है कि आपने मान लिया है और स्वीकार कर लिया और आपकी मन मस्तिष्क पर छा गया है कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस आएगी तो ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो वैसा हो जाएगा। और कांग्रेस के नेता अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर वो अपोजिशन के लिए बात होगी कि उसको लगेगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन जो नित्य दिन भाषण देने के आदी हैं, वो अगर इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को जो कि हार रही है और उसको निश्चित हार की ओर में और ले जा रही हैं, धकेल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी कि अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने वाली बात, तो अब तो राहुल गांधी ने ये बात जनता की जुबान पर डाल दी है। अब राहुल गांधी नहीं भी बोलेंगे तो जनता चढ़ के बोलेगी कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है, और इसके हर कदम को जनता उसी तरीके से देखेगी। राहुल गांधी ने ये फिजा तो बना ही दी है देश में। तो आज इस चर्चा में सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत सबका आभार, और सबसे आग्रह कि आप हमारा अपना आपका YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, और ज्वाइन का बटन भी दबाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हमारा प्रयास है आपके बीच नियमित आने का, खबरों को समझने समझाने का, इससे जुड़ना आपको अच्छा लगता है तो ऐसा जरूर कीजिए। इसी आग्रह के साथ मेरी तरफ से और मीनू जी की तरफ से हम दोनों की तरफ से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मैं मीनू जी को आभार नहीं जताता, उनकी ओर से मैं आप सबका आभार जताता हूं। धन्यवाद।